विपिन सर का। सर, ईरान का बातचीत का जो प्रस्ताव है कथित तौर पर जो आया है, क्या वो वास्तव में शांति की पहल माने जा सकती है या कोई एक रणनीतिक दबाव है? दूसरी तरफ वो थ्रेट भी दे रहा है नेतन्याहू को। मतलब इन सब चीजों को आप जोड़ के किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि विकल्प क्या है ईरान के पास। क्योंकि एक तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की तरफ से भी ये दावे करे जा रहे हैं कि यहाँ पर ईरान को हमने बिल्कुल एक विध्वंस जो मचाया है उससे ईरान खत्म हो चुका है। तो अगर ये मान के चलें कि पूरी बात इनकी उसमें सच्चाई ना हो, ईरान अमेरिका की और इसराइल की, लेकिन अगर बहुत हद तक उनके दावों में सच्चाई है तो इसका मतलब है कि ईरान में अब इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो करे। तो यहां पर एक अनुमान ये भी अंदेशा जो जताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि इनको जो ये युद्ध 16वें दिन तक आ गया है तो इसके पीछे क्या कहीं रूस का समर्थन तो नहीं है, जो अंदेशा जताया जा रहा है कि पीछे से। और यही बात है कि कौन से ऐसे मुल्क हैं जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं इस समय ईरान को। लेकिन अगर आप तुलना करें, ये दर्शकों तक बिल्कुल एक विचार जाना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है और नाटो है, नाटो के 32 मुल्क और साथ साथ 57 देश जो है इस्लामिक कंट्रीज के, उनका भी जो रुख है, अगर इस्लामिक कंट्रीज की बात करें तो इस समय वो भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इस समय जहां पर मिलिट्री बेसिस है अमेरिका के, वो अलग बात है कि वहां पर ईरान एक तरह से बिल्कुल हमलावर है। लेकिन यहां पर जो इस समय जो डिवाइड है शिया सुन्नी की बात करें, वो भी उसकी काफी वो एक अहम भूमिका है यहां पर, कि जिसके कारण इस समय ईरान सोचने पे मजबूर हो रहा है कि वाकई में उसको विराम कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर उसकी खुद की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है एक तरफ, क्योंकि उसके पहले भूलना नहीं चाहिए कि ये नया अमेरिका है। और नया अमेरिका इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है बतौर राष्ट्रपति, ये वाकई में बड़ा हैरान करने वाला है। क्योंकि एक तरह से जो जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, उसके साथ साथ जो एक तरह से यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज है ईरान में, वहां पर जो हमला बोला, तो अपने आप में जो बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप उसको करके दिखा रहे हैं। तो ये कारण है कि ईरान को सोचना चाहिए कि पहली बात तो अगर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो आईआरजीसी पे नकेल कसनी चाहिए कि आप अगर ऐसे बात करेंगे तो वहां पर तो और ये युद्ध की स्थिति बढ़ेगी, डी एस्केलेशन नहीं होगा, एस्केलेशन और बढ़ेंगे, तो उससे नुकसान ईरान का होगा। लेकिन साथ साथ यहां पर जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसराइल जो एक तरफ दावा करा जा रहा है कि आप लेबनान की बात करें, उसके पहले गाजा की बात करें, वेस्ट बैंक, तो ये यहां पर जब बच्चों पे हमला हुआ और आपने अटैक्स करे, तो वहां पर उसकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जो एक तरफ जब मानवता की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर अगर ऐसा विध्वंस मचा हुआ है तो इससे किसका भला होने वाला है। तो यहां पर अब आधुनिक आपके पास हथियार है, सारी जो वेपनरी मॉडर्नाइज्ड है सब कुछ, वो एक तरफ, लेकिन साथ साथ ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि इस समय पीस मेकर बन के कौन उभरेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, नोबेल प्रीज की बात करते थे कि सबसे बड़े पीस मेकर वो है, कितने मुल्कों के बीच युद्ध विराम कराया है। लेकिन यहां पर जो विध्वंस मच रहा है उसके लिए तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है इस समय। और अगर तुलना करें हम कि अगर मान के चले हाइपोथेटिकली कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती तो क्या उनकी भी ये नीति होती। इसराइल के साथ तो अमेरिका के नाते रहे हैं अच्छे, लेकिन अगर कमला हैरिस बाजी मार जाती और वो राष्ट्रपति होती तो क्या ये सूरत हाल होते जो आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। ठीक है।